नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा। सबसे पहले बताते हैं कि आज हमारी लीड स्टोरी क्या है। बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ वॉर की। तो दुनिया के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ वॉर से हड़कंप मचा है। किसी तरह से वो किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं। साथ ही देखेंगे कि दुनिया भर की सेहत का ध्यान रखने वाले WHO को खुद ही क्या मुश्किल पड़ी हुई है। WHO खुद ही कैसे हो रहा है बीमार, और इसके अलावा किस पार्टी के खिलाफ और क्यों सड़कों पर उतरे जर्मनी के लोग। इसके साथ साथ इजराइल की जेलों से रिहा होकर वेस्ट बैंक पहुंचे लोगों का किस तरह से किया गया है स्वागत। और आखिर में ऑस्ट्रेलिया में कौन से इलाके हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। लेकिन लीड स्टोरी में विस्तार से जाने से पहले उससे ही जुड़ी ये अहम खबर पहले आपको दिखाते हैं। ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर छेड़ी है उससे आज दुनिया भर के बाजारों का खेल बिगड़ता नजर आया है। डाउ फ्यूचर्स से लेकर जापान का निकी इंडेक्स और दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स तक नीचे दिखा। ताइवान के TWSE में भी गिरावट दिखी है। यूरोप के शेयर बाजार भी नीचे दिखे हैं। चीनी युआन, मैक्सिकन पेसो और कनाडा के डॉलर भी गिरे हैं। भारत के शेयर बाजारों में हल्की सी गिरावट नजर आई है, लेकिन रुपया और गिरा। $1 के लिए अब 87 रुपए तक देने होंगे। तो ट्रंप के इस ट्रेड वॉर में किसकी हार जीत होगी? क्या टैरिफ की धमकियों से ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बना पाएंगे? महंगाई पर काबू पा सकेंगे? और क्या बेरोजगारी पर लगाम लगेगी? अमेरिका में ये सवाल हैं और इस टैरिफ वॉर के खिलाफ वहां पर भी आवाज उठने लगी है। मेक्सिको से लगती सीमा पर टेक्सास के शहर मैकालन में लोग इमिग्रेशन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे। ट्रंप को एक और मुद्दे पर भी देश के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, टैरिफ का मुद्दा, क्योंकि इससे सामान महंगा होने के पूरे आसार हैं। ट्रंप ने अपनी धमकियों के मुताबिक मेक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका की कुल आयात का 1/3 इन देशों से ही आता है। बाहर से जो सामान अमेरिका में आते हैं उनमें खास हैं सब्जियां और फल, मीट, गैस, ऑटोमोबाइल्स, खिलौने, कपड़े, बियर। यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप सरकार को चेतावनी भी दी कि टैरिफ से मुद्दे नहीं सुलझेंगे, बल्कि अमेरिकी परिवारों को ज्यादा पैसे ही खर्च करने होंगे। ट्रंप अब यूरोप को भी धमकी दे रहे हैं। You know, we have over a $300 billion deficit. They don't take our cars, they don't take our farm products, they take almost nothing, and we take everything from them. यूरोपियन यूनियन का कहना है कि ट्रेड वॉर में कोई जीतने वाला नहीं है। यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी प्रमुख काजा कल्लास ने कहा है कि टैरिफ से नौकरियों और दामों पर असर पड़ेगा। इसी तरह की बात जर्मनी के चांसलर भी कर रहे हैं। ट्रंप का दूसरा बड़ा मुद्दा नेटो को लेकर है। ट्रंप चाहते हैं कि नेटो में शामिल देश अपना हिस्सा बढ़ाएं। वो चाहते हैं कि नेटो के देश रक्षा पर अपना बजट बढ़ाकर दोगुना करें, यानी GDP के 5% तक। हालांकि ये सबके लिए मुमकिन नहीं है। ऐसे में ट्रंप नेटो के लिए मदद में कटौती करते हैं तो इससे यूक्रेन रूस के साथ चल रही लड़ाई में और कमजोर पड़ सकता है। ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से लगातार दुनिया के बाजारों में हड़कंप है, लेकिन इससे कूटनीति पर भी क्या असर पड़ेगा, रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा और अमेरिका के लिए ये कैसे अच्छा या बुरा है? क्या इससे ट्रंप का जो कैंपेन के दौरान वादा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा, उसका सपना पूरा होगा? कैप्टन आलोक बंसल जो निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन आलोक बंसल, टैरिफ पर टैरिफ ट्रंप की ये नीति रही और काफी आक्रामक जब से वो बने हैं राष्ट्रपति, इसको किस तरह से आप प्ले आउट होता हुआ देखते हैं? चीन हो, मेक्सिको हो, कनाडा हो, भारत हो, सब जगह पे बाजार जो है वो लुढ़क रहे हैं। तो इस टैरिफ वॉर से क्या हासिल करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ये टैरिफ इम्पोज करके वो जो है
अमेरिकन इंडस्ट्री को समर्थन दे पाएंगे और अमेरिका के अंदर जो है जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे। पर मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि ये टैरिफ वॉर्स एक तरफा नहीं हो सकते। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मेक्सिको, कनाडा, चीन ने रिटेलिएटरी मेजर्स ले लिए हैं, उन्होंने भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ्स लगा दिए हैं। ईयू की बात कर रहे हैं, यूरोप के ऊपर होगा। तो अगर प्रोटेक्शनिज्म दोबारा आता है और हम ग्लोबलाइजेशन के बिल्कुल खिलाफ चले जाते हैं तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को ही होगा, क्योंकि जिस तरीके की धमकियां ट्रंप साहब दे रहे हैं उससे जरूर लोगों के अंदर खतरा पैदा होगा। जैसे वो बोल रहे हैं अगर आप कोई भी व्यापार डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में करेंगे तो हम प्यूनिटिव टैरिफ लगाएंगे। तो अगर ऐसा बोलेंगे तो हर राष्ट्र को लगेगा कि हम अमेरिका के ऊपर कितने निर्भर हो चुके हैं। और हमने पहले भी देखा कि रूस के खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने कदम उठाए वो मेरे ख्याल से आर्थिक रूप से सही नहीं थे। तो क्या ये टैरिफ की धमकियां काम आएंगी जो वो हासिल करना चाह रहे हैं? टैरिफ की धमकी तो वही बात हो गई आलोक बंसल जी, जैसे कि हम सैंक्शंस को देखते थे, सैंक्शंस वॉर। अमेरिका यूनिलैटरली अगर सैंक्शंस लगा रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिजीम में भी किया, और वैसे भी ये सैंक्शंस की नीति अमेरिका करता रहा है। ईरान हो, दूसरे देश हो, सैंक्शंस लगे, क्या हासिल हुआ है उससे? कितने कामयाब होते हैं ये आखिरकार? देखिए, सैंक्शंस भी हासिल कामयाब नहीं हुए, हालांकि उनसे ईरान को नुकसान अवश्य हुआ है। ये कहना कि अमेरिकी उद्देश्य उससे हो गया, नहीं हुआ। वही टैरिफ्स के साथ होने वाला है कि उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है बिल्कुल चौपट हो जाएगी। जिस तरीके से आज व्यापार हो रहा है वो सब रुक जाएगा और उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पे एक बुरा असर पड़ेगा और अन्य राष्ट्र जो है डॉलर से दूर चलने लगेंगे। और इसका जो अल्टीमेट असर होगा वो यही होगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। हो सकता है ट्रंप के राष्ट्रपति शासन के दौरान ना पड़े, लेकिन उसके बाद। साथ ही साथ क्या है कि जो राष्ट्र हमेशा से अपने आप को अमेरिका का सहयोगी समझते थे, उनको भी अब लगने लगा होगा कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे आपने देखा कोलंबिया के साथ हुआ। कोलंबिया अमेरिका का सबसे प्रगाढ़ मित्र है इस क्षेत्र में, लेकिन उसके साथ भी समस्याएं हुई। अब ईयू के साथ समस्या हो रही है, डेनमार्क के साथ जो कि नेटो का सदस्य है। तो इस तरीके की जो चीजें होंगी, नाफ्टा के ऊपर उन्होंने, तो अब लोगों को अमेरिकी वादों पर, अमेरिकी बातों पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही मल्टीलैटरलिज्म के वो खिलाफ रहे, वो भी दिख रहा है। बल्कि नेटो के सदस्य देशों को भी उन्होंने कहा है कि अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस बढ़ाएं। यूरोप में भी चिंता है। धन्यवाद आपका आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमेरिका, राष्ट्रपति ट्रंप में अमेरिका में आते ही जो बड़े मुद्दे उठाए हैं उनमें से एक है पनामा नहर का। वो पहले ही दिन से पनामा को धमकी देने पर लगे हैं। सबसे पहले विदेश मंत्री को उन्होंने पनामा भेजा है। अब वो कह रहे हैं कि वहां पर जल्द ही कुछ बड़ा ऐलान होने वाला है। We're going to take it back or something very powerful is going to happen. पनामा नहर पर ट्रंप ने फिर ऐलान किया है कि कुछ दमदार होने वाला है। ट्रंप के एजेंडे पर पनामा नहर का मुद्दा टॉप पे है। पनामा नहर को वापस लेना टैरिफ और गैर कानूनी प्रवासियों को निकालने जितना ही अहम है। शायद इसलिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को पहली विदेश यात्रा पर पनामा ही भेजा गया है। Secretary of State Rubio is in Panama right now, and we're talking about the Panama Canal. What they've done is terrible. They violated the agreement. मार्को रूबियो ने सूर्यास्त के वक्त पनामा नहर का दौरा किया और उस वक्त उनके साथ पनामा नहर के प्रशासक भी थे। China's running the Panama Canal. That was not given to China. That was given to Panama. वैसे ट्रंप लगातार पनामा नहर को लेकर चीन पर हमलावर हैं। ट्रंप ने कहा है कि दरअसल चीन ही पनामा कनाल को चला रहा है। हालांकि इस बीच पनामा ने एक तरह से अमेरिका के सामने झुकने के संकेत दे दिए हैं। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने कहा है कि उनका देश वन बेल्ट वन रोड का नवीकरण नहीं करेगा। चीन 2017 से इस योजना से जुड़ा हुआ है। पनामा सीधे तौर पर तो ट्रंप से पंगा नहीं ले रहा, लेकिन अपने देश में ही विरोध देखते हुए पनामा के राष्ट्रपति लगातार कह रहे हैं वो पनामा कनाल को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि ट्रंप के लिए पनामा कनाल पर कब्जा वापस लेना कानूनी तौर पर भी आसान नहीं होगा। फिर भी ट्रंप के तेवर लगातार हमलावर हैं।
और ट्रंप जो है वो WHO पर भी हमलावर हैं। दुनिया भर के लिए सेहत के इंतजाम देखने वाला WHO खुद ही बीमार है। ट्रंप ने जिन संस्थाओं को अमेरिकी मदद रोकी है उनमें से एक WHO है। WHO के प्रमुख चाहते हैं कि दुनिया भर के नेता ट्रंप पर दबाव बनाकर फैसला बदलने के लिए कहें। WHO के बजट का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है। Still investing in bringing the US back will be very important, and on that I think all of you can play a role. ये आवाज विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख टेड्रोस अधानोम की है, जो एक बैठक में दुनिया भर के राजनयिकों से अपील कर रहे हैं कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को WHO की मदद बंद न करने के लिए समझाएं। दुनिया भर में तमाम परियोजनाएं चला रहे WHO को अमेरिका से सबसे ज्यादा मदद मिलती रही है। 2024-25 के लिए अमेरिका का हिस्सा 98 करोड़ 80 लाख डॉलर है, जो WHO के कुल बजट का 14% होता है, जबकि कुल बजट 6.9 अरब डॉलर का है। यूरोप में भी WHO का ऑफिस 80% अमेरिकी मदद पर निर्भर है, जो 15 करोड़ 40 लाख डॉलर होती है। दुनिया भर में WHO के जो इमरजेंसी अभियान चल रहे हैं उनको 40% मदद अमेरिका से आती है। इस वक्त पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान में WHO के बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो मुश्किल में पड़ सकते हैं। TB, HIV और पोलियो के खिलाफ WHO के बड़े अभियान दुनिया भर में चलते हैं। इसके साथ साथ तंजानिया में मार्बर्ग वायरस, युगांडा में इबोला और कांगो में एमपॉक्स का मुकाबला करने में भी WHO की अहम भूमिका है। लेकिन अगर WHO को अमेरिकी मदद बंद हो जाएगी तो ये सब संकट में पड़ता दिख रहा है। ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो अचानक नहीं है। इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मदद रोकने की बात वो पहले से ही करते रहे हैं। WHO से उनकी नाराजगी पुरानी है। ट्रंप का मानना है कि WHO ने कोरोना वायरस के मामले में ढंग से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। हालांकि WHO ये कहता रहा है कि उसने जनवरी 2020 में ही चेतावनी जारी कर दी थी, लेकिन सब जानते हैं कि कुछ मामलों में ट्रंप को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। माइग्रेशन के खिलाफ दक्षिणपंथी दल के प्रस्ताव का समर्थन करने वाले CDU पार्टी के नेता फ्रेडरिक मर्ज के खिलाफ हजारों लोग बर्लिन की सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस प्रस्ताव का समर्थन करके मर्ज और उनकी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स के नेता नाज़ियों के जाने के बाद के उस लिखित वादे के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें कहा गया था कि वो किसी कानून या प्रस्ताव के लिए अति दक्षिणपंथी या अति राष्ट्रवादी दल के साथ नहीं जाएंगे। बर्लिन ही नहीं, हैम्बर्ग, म्यूनिख और कोलोन में भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए। हालांकि शुक्रवार को संसद ने बहुत कम मतों के अंतर से सख्त माइग्रेशन कानूनों के लिए एक बिल को खारिज कर दिया था। दुनिया में कई जगहों पर जंग चल रही है और अब देखिए कुछ खबरें वॉर जोन से। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी सीरिया की। उत्तरी सीरिया के मानबिज में एक कार बम धमाके में कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। धमाके में 15 लोग जख्मी हुए हैं। इस काम में धमाके उस गाड़ी के पास किए गए जिसमें खेतों में काम करने वाली महिला मजदूर थी। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उनमें 18 महिलाएं हैं। जख्मी लोगों में से ज्यादातर की हालत नाजुक है। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। मानबिज में पिछले एक महीने में ये 7वां कार बम धमाका है। मानबिज अलेप्पो प्रांत का एक शहर है जहां असद की सरकार गिरने के बाद भी हिंसा में कोई कमी नहीं आई है। जिस कार में धमाका हुआ वो सड़क के किनारे खड़ी की गई थी। और रूस की राजधानी मॉस्को के एक रिहायशी अपार्टमेंट में ब्लास्ट से एक शख्स की मौत हो गई है और 4 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मी लोगों को अस्पताल से ले जाया गया है। ब्लास्ट की वजह अब तक पता नहीं चली है। रूस की जांच एजेंसी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें एक बड़ा हॉल दिख रहा है जिसके शीशे के दरवाजे चटके हुए हैं और छत पर लगे पंखे टेढ़े पड़ गए हैं। यूक्रेन के खैरसान क्षेत्र के रूस के हवाई हमले में एक शख्स की मौत हो गई है और 13 घायल हैं। रूस की तरफ से चलाए गए 2 गाइडेड एरियल बमों में से
एक घरों पे गिरा। फौजी सूत्रों का कहना है कि रूस ने एक मुसाफिर बस पर भी ड्रोन से हमला किया है, जिसमें 5 लोग घायल हैं, इनमें 2 बच्चे शामिल हैं। और गाजा में सीज फायर को 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन इस दौरान वेस्ट बैंक में हमलों में और ज़्यादा तेज़ी आई है। हाल के दिनों में वेस्ट बैंक पर इजरायली हमलों में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 7 लोगों को सोमवार को दफनाया गया। इजरायल की सेना ने जेनिन और दूसरे उत्तरी इलाकों में अभियान चला रखा है। रविवार को इजरायली फौज ने बताया कि वो अपना अभियान तामुन कस्बे तक बढ़ा रही है। फौज ने अब तक 50 आतंकवादी मारने का दावा किया है। इजरायली फौज ने रविवार को जेनिन में 10 से ज़्यादा इमारतों को भी गिराया, जिनमें कई रिहायशी थे। उनका कहना है कि इनमें आतंकवादियों का ठिकाना था। तीन इजरायली बंधकों के बदले में रिहा किए गए 25 फिलिस्तीनियों का वेस्ट बैंक में स्वागत किया गया। रमल्ला के पास बेतुनिया शहर में बंधकों के घर लौटने पर जश्न मनाया गया। ये लोग इजरायली जेलों में पहने जाने वाले ग्रे कपड़े पहनकर रेड क्रॉस की बंधक की बसों में आए हैं। शनिवार को जो 183 लोग रिहा किए गए थे, उनमें से 150 को गाजा भेजा गया और 32 वेस्ट बैंक आए। 1 को इजिप्ट भेजा गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं आखिर में एक दिलचस्प तस्वीर, आज का वीडियो। उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिससे वहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। क्वींसलैंड राज्य में बहुत से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। ज्यादातर इलाकों में बत्ती गुल है। एक महिला की मौत की भी खबर मिली है। बाढ़ का पानी 3 दिनों से बढ़ रहा है और कई इलाकों में चेतावनी जारी की गई है। आने वाले दिनों में भी और बारिश और बाढ़ की चेतावनी दी गई है। तो एनडीटीवी दुनिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।